हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया हो ना? मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चले। देखो, सुनो मेरी बात। वस्तुतः जो हम ये राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, इसी में हमने कल जो हमारी पिछली कक्षा थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था नेहरू रिपोर्ट, ठीक है ना। तो इसमें नेहरू रिपोर्ट में क्योंकि गांधी जी का विशेष महत्व था, ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन का भाग है, तो ये मैंने आपको इसलिए नेहरू रिपोर्ट पढ़ा दी। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर सक्रिय व्यक्ति के रूप में भाग ले रहे थे, ठीक है। और इसी नेहरू रिपोर्ट के ऊपर फिर मुस्लिम लीग जो था, इस मुस्लिम लीग का प्रतिक्रिया रही। क्या प्रतिक्रिया रही? केवल समझना है, ठीक है, केवल और केवल क्या करना है? समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में अगला जो हमारा जो चैप्टर होगा ना, उसमें एक तो हम लाहौर अधिवेशन की बात करेंगे, ठीक है, कि लाहौर अधिवेशन में क्या क्या बातें हुई, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है ना। तो मूल टॉपिक तो हमारा लाहौर अधिवेशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, लेकिन उसके बीच के कुछ घटनाक्रम यदि आप नहीं समझोगे, जिन्ना वाली बात नहीं समझोगे, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपकी अधूरी सी रह जाएगी। और मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि कोई चीज़ अधूरी रहे। देखो सुनो, तो नेहरू रिपोर्ट, सारी बातें मैं आपको बता चुका नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या हुआ। इस नेहरू रिपोर्ट के ऊपर मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया रही, उसके बारे में हम थोड़ी सी जो है विशेष रूप से बात करेंगे। देखो, दिसंबर 1927 ईस्वी में एक तो मुस्लिम लीग का दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। इस दिल्ली अधिवेशन के दौरान मुस्लिम लीग के जितने भी जो नेता थे, इन नेताओं ने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित करने के बाद में उन्होंने 4 मांगे रखी थी, और इन चारों मांगों को उन्होंने कहा कि संविधान का जो भावी मसौदा जो तैयार होगा, इस मसौदे में इन चारों की चारों मांगों को शामिल किया जाना चाहिए। बात आ गई क्लियर? फिर मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 1927 में कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ, इस मद्रास अधिवेशन में मुस्लिम लीग की इन चारों की चारों मांगों को स्वीकार कर लिया था, और इसको एक नाम दिया था दिल्ली प्रस्ताव। क्या नाम दिया? दिल्ली प्रस्ताव नाम दिया। आगे बात समझ? ये 4 मांगे क्या थी? वस्तुतः ये वही थी जो हमने नेहरू रिपोर्ट के दौरान, हालांकि वस्तुतः इन चीजों को हम लोग पढ़ चुके, फिर भी सुन लो। एक तो मैंने आपको बताया था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है ना, उसको समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, और इसमें से कुछ सीटें जो है वो मुसलमानों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। ये प्रावधान था, नेहरू रिपोर्ट में भी ये प्रावधान रखा गया। फिर दूसरी चीज कि केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान होने चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ। फिर हमने एक बात की कि मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र थे, जैसे पंजाब की बात करी हमने, बंगाल की बात करी, ठीक है ना, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे। तो इन मुस्लिम बाहुल्य विधानमंडल ये जो थे, इनमें जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिमों के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए। ये बात यहाँ पर कही गई थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में इस चीज को वस्तुतः शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने ये बात कही कि जहां पर अल्पसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र हैं, वहां पर जो है मुस्लिमों के लिए सुरक्षित आरक्षित स्थान होने चाहिए, परंतु जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर यह चीज लागू नहीं करनी है, ठीक है। एक हमने बात करी थी कि सिंध को पूरा का पूरा अलग से प्रांत के रूप में स्थापित करना था, ठीक है। तो ये बात भी थी। ये चौथी बात थी इसकी, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तरी पश्चिमी जो सीमांत प्रांत जो थे, है ना, यहाँ पर 3 मुस्लिम बाहुल प्रांतों का गठन किए जाने की बात कही थी इस मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन में। ये 4 बातें रखी गई थी। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? तो ये बातें उन्होंने यहाँ पर रखी गई थी। पंजाब और बंगाल वाला जो वहां पर जब मुस्लिम क्षेत्र बहुत ज्यादा था, तो मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित करने के मुद्दे पर जो हिंदू महासभा थी, इस हिंदू महासभा ने क्या किया था? विरोध किया था। देखो, पंजाब और बंगाल, यहाँ पर कुछ मतलब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी यदि मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थान किए जाएंगे, तो इस चीज का विरोध किया किसने? हिंदू महासभा ने इसका क्या किया? विरोध किया। लेकिन समस्या अब यहां पर यह हुई, समस्या यह हुई कि मुस्लिम लीग इस बात को लेकर के बिल्कुल अड़ी हुई थी, है ना।
मुस्लिम लीग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो दोनों जगह, चाहे अल्पसंख्यक क्षेत्र हो चाहे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो, इन दोनों के दोनों क्षेत्रों में वो अपने लिए सीटों का आरक्षण चाहिए रही थी। और इसी कारण ये जो नेहरू रिपोर्ट जो आई, ये वाला जो मुद्दा था, ये बहुत ज्यादा अब कठिन हो गया सबके सामने, बहुत गर्मा गर्मी वाली बात हो गई थी। और इसलिए नेहरू रिपोर्ट ने एक क्या करा, मध्यम मार्ग अपनाया था। क्या अपनाया था मध्यम मार्ग? उन्होंने कहा कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए, केवल और केवल अल्पमत वाले प्रांतों में ही क्या हो, आरक्षण हो। और डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति के बाद सिंध को जो है बंबई से अलग करना, ये बात शामिल कर दी कहां पर, नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, अब यहां पर सुनो कि दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट, ये जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इस नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। देखो, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, क्या चीज? दो बातें करूंगा, नेहरू रिपोर्ट वे जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। ठीक है, ध्यान रखना आप यहां पर क्या किया गया इसमें। पहली बात, मैंने आपको कहा कि दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा हेतु, नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा हेतु, हालांकि ये आप पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे सारी चीजें। दिसंबर 1928 कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन। कलकत्ता में क्या किया गया? सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आ गई बात समझ में? और इसमें जिन्ना साहब ने क्या करा, मुस्लिम लीग की तरफ से 3 संशोधन प्रस्तुत किए। ध्यान देना, जिन्ना जी ने क्या किया, मुस्लिम लीग की तरफ से 3 संशोधन प्रस्तुत किए। इसमें जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से तीन संशोधन प्रस्तुत किए। तीन संशोधन क्या किए उसने? प्रस्तुत किए। क्या क्या संशोधन चाहते थे जिन्ना जी, उनको भी सुन लो। जिन्ना जी ने पहली बात कही कि केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुस्लिमों के लिए आरक्षित होने चाहिए। पहली बात। क्या कहा कि केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिमों हेतु 1/3 स्थान आरक्षित हो, स्थान आरक्षित हो। पहली बात।
नंबर 2 बात, कि वयस्क मताधिकार लागू होने तक पंजाब व बंगाल में, पंजाब व बंगाल में जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम सीटें आरक्षित होनी चाहिए। और तीसरी चीज, जहां ध्यान देना कि जहां अवशिष्ट जो शक्तियां थी, कौन सी अवशिष्ट जो शक्तियां थी, इन अवशिष्ट शक्तियों का नेहरू रिपोर्ट में बात कही गई थी, है ना। क्या बात कही थी नेहरू रिपोर्ट में? कि अवशिष्ट शक्तियों का समायोजन, अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो किसको देनी चाहिए? केंद्र को। लेकिन यहां पर बात किसकी कही गई? प्रांतों को। अवशिष्ट जो शक्तियां थी, अवशिष्ट जो शक्तियां थी, ये किस में होनी चाहिए? केंद्र में होनी चाहिए। नेहरू रिपोर्ट में ये बात कही गई। लेकिन इसका विपरीत किया जिन्ना जी ने। क्या किया कि साहब अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो कहाँ होनी चाहिए? आपको प्रांतों में होनी चाहिए, ना कि केंद्र में होनी चाहिए। अब ये जो 3 मांगे रखी गई, इन तीनों की तीनों मांगों को सर्वदलीय सम्मेलन ने जिन्ना के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और जैसे इस ठुकराया तो जो पहले से नेहरू रिपोर्ट के विरोधी थे, कौन? मोहम्मद शफी। मैंने बात कही थी ना, मोहम्मद शफी ने अपना पूरा का पूरा एक गुट बनाया और गुट बना करके वो उस चीज का उन्होंने जो है सहयोग नहीं किया था। तो अब यहीं से हुआ ये कि जो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो अब यहाँ पर मोहम्मद शफी और आगा खां से आकर के मिल गए। जब ये प्रस्ताव ठुकरा दिया गया सर्वदलीय सम्मेलन में, तो जिन्ना ने क्या किया कि जो विरोधी थे पहले से, उन विरोधियों के पक्ष में आकर के मिल गए। ठीक है, आ गई बात समझ में? कि सर्वदलीय कमेटी ने या सर्वदलीय सम्मेलन में जिन्ना की इन मांगों को ठुकरा दिया। जिन्ना की इन मांगों को ठुकरा दिया। मांगों को क्या करा? ठुकरा दिया। आ गई बात समझ में? तो जिन्ना साहब ने क्या करा? जिन्ना मोहम्मद शफी वे आगा खां के गुट में शामिल हो गया। आ गई बात समझ में? तो एक तरीके से क्या हुआ है, जिन्ना ने भी एक तरीके से कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया। और जो मोहम्मद शफी और आगा खान ने जो अलग से मुस्लिम लीग का जो गठ बनाया था, ठीक है, अलग से, जहां संविधान की जब बात कही गई थी, तो उन्होंने जब ये गुट का निर्माण किया तो इस गुट में वो क्या हो गए? शामिल हो गए। आ गई बात समझ में? अब यहीं पर एक बात और सुनो कि मोहम्मद शफी और ये आगा खान जो है, इन्होंने
दोनों ने मिलकर के आगा खां की अध्यक्षता में दिल्ली में एक ऑल इंडिया पार्टी मुस्लिम कांग्रेस, ऑल पार्टी मुस्लिम कांग्रेस का आयोजन किया और इस सम्मेलन में कांग्रेस के साथ कोई भी सहयोग करने का निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद हम कांग्रेस का किसी भी बात में समर्थन नहीं करेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है? तो मोहम्मद सफी, जिन्ना वे आगा खां, आगा खां की अध्यक्षता में दिल्ली में, कहां पर बेटा ध्यान रखना, दिल्ली में ऑल पार्टी मुस्लिम कांग्रेस, ऑल पार्टी मुस्लिम कांग्रेस का आयोजन किया। मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना कर कांग्रेस के साथ कांग्रेस के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करने का निर्णय लिया। सहयोग नहीं करने का निर्णय लिया। आगे बात समझ में क्लियर है? तो जिन्ना जी अलग हो गए। मार्च 1929 ईस्वी में जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे रखी। कितनी? 14 सूत्रीय मांगे रखी। क्या थी 14 सूत्रीय मांगे? केवल सुन लो, आप पॉलिटी में उसको पढ़ चुके हो, सुन लो केवल, ठीक है, ध्यान देना। पहली बात उन्होंने कहा कि संघीय संविधान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संघीय संविधान होना चाहिए। और अवशिष्ट शक्तियां कहां पर होनी चाहिए? प्रांतों में होनी चाहिए। जो बात उन्होंने पहली कही थी, अपनी 3 जो मांगे रखी, 3 संशोधन बात करने की बात कही थी, उसी की ये बात उसने वापस की कि संघीय संविधान होना चाहिए और अवशिष्ट शक्तियां कहां पर होनी चाहिए? प्रांतों के पास में होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी चीज, केवल सुनना है, इनको समझना है, सभी विधान मंडलों में निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, प्रांतीय स्वायत्तता होना चाहिए, ना कि केंद्रीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता होना चाहिए। चौथी चीज, जिस पृथक निर्वाचन प्रणाली का ये विरोध कर रहे थे उसी को उन्होंने वापस लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए, ठीक है। और पांचवी चीज उन्होंने कहा कि केंद्रीय विधानमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होने चाहिए। प्रांतीय विधानमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान क्या होने चाहिए? आरक्षित होनी चाहिए। छठी बात उन्होंने कही कि सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अच्छी बात थी। फिर सातवीं बात उन्होंने कही कि सिंध को बंबई से पृथक करके नया प्रांत बनाया जाना चाहिए। आठवीं चीज उन्होंने क्या कही कि भावी प्रांतीय पुनर्गठन में बंगाल, पंजाब और उत्तरी पश्चिमी जो सीमांत प्रांत है उनकी अक्षुण्णता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उससे खंडित करने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। नौवीं बात उन्होंने क्या रखी? उन्होंने कहा कि विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाएगा जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। इसके अलावा कभी भी कोई भी इस प्रकार का कोई संशोधन पारित नहीं किया जाएगा।
10वीं बात उन्होंने कही कि सरकारी सेवाओं में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यदि नहीं मिला तो हम तो वैसे ही अलग हैं। 11वीं चीज उन्होंने क्या कहा कि सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित होने चाहिए। 12वीं बात उन्होंने कही कि बलूचिस्तान व उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में भी सुधार लागू किए जाने चाहिए, सुधार लागू किए जाने चाहिए। और 13वीं बात उन्होंने कही कि मुस्लिम धर्म, भाषा, संस्कृति, विधि आदि के संरक्षण की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही साथ भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना संवैधानिक संशोधन किसी भी प्रकार का नहीं किया जाना चाहिए। अच्छी बातों का प्रावधान वस्तुतः किया था। केवल और केवल हम यदि एक ही बात को छोड़ दें, कौन सी को, पृथक निर्वाचन प्रणाली वाली बात को यदि हम लोग छोड़ दें, तो इसके अलावा सारी की सारी बातें ठीक है। गांधी जी इससे प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के गांधी जी ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने आपको ये जिन्ना की रिपोर्ट बताना अनिवार्य समझा, क्योंकि गांधी का विशेष महत्व है राष्ट्रीय आंदोलन में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने जिन्ना को कौन सी उपाधि दी, तो गांधी जी ने जिन्ना को कहा कायदे आजम। क्या कहा? कायदे आजम। गांधी जी ने सर्वप्रथम जिन्ना को कायदे आजम कहकर के संबोधित किया जब उन्होंने 14 सूत्रीय मांगे रखी। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो जिन्ना ने चौदह सूत्रीय मांगे रखी। गांधी ने सर्वप्रथम जिन्ना को कायदे आजम कहकर संबोधित किया। यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कायदे आजम। ठीक है, क्या कहा? कायदे आजम कहा। ये इंपॉर्टेंट कर लेना। गांधी जी ने क्या कहा? कायदे आजम कहा। क्या कहा? कायदे आजम कहा कि आपने कायदे की बात कही है, आप कायदे आजम के हकदार हो। ठीक है, 2 नवंबर 1929 ईस्वी को देश के जो प्रमुख नेता थे, इन नेताओं ने दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया और एक घोषणा पत्र जारी किया, और इस घोषणा पत्र को दिल्ली घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है ना? और इस दिल्ली घोषणा पत्र को वायसराय इरविन ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, 2/11/1929 ईस्वी को देश के प्रमुख नेताओं ने दिल्ली सम्मेलन का आयोजन किया। तथा एक घोषणा पत्र जारी किया। जिसे दिल्ली घोषणा पत्र कहा जाता है। दिल्ली घोषणा पत्र कहा गया। ठीक है, वायसराय इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया।
इरविन साहब ने कहा कि आपकी किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा, हम नहीं मानते तुम्हारे रोज रोज के ये घोषणा पत्र क्या है, कभी तुम कुछ बोलते हो कभी तुम कुछ बोलते हो। तो ये बात जो है कर दी गई। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो ये इस प्रकार का राजनीतिक उठापटक चला, राजनीतिक घटनाओं का कार्यक्रम चला। नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव जब रखा गया था उस समय गांधी जी ने कहा कि यदि 31 दिसंबर 1929 तक सरकार ने हमारी इस रिपोर्ट के ऊपर विचार विमर्श नहीं किया, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, तो हम कभी भी पूर्ण स्वराज्य के अलावा कोई भी मांग नहीं करेंगे। अगली जो हमारी मांग होगी वो केवल और केवल क्या होगा, पूर्ण स्वराज्य होगा। तो हुआ भी ये कि वायसराय इरविन ने किसी भी बात को नहीं माना, ना तो जिन्ना की किसी बात को माना और ना ही नेहरू की किसी रिपोर्ट को माना। अब कोई रास्ता नहीं बचा गांधी जी के पास, गांधी के पास में कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब रास्ता नहीं बचा तो दो चीजें हुई, एक तो वह कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और दूसरा हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। सुनो इसको, मैंने आपको बताया कि 1928 में कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन बुलाया गया, इसी कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष का समय दिया गया था। 1 वर्ष का समय पूर्ण होने पर 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसी सम्मेलन के आयोजन में नेहरू रिपोर्ट और डोमिनियन स्टेट्स की मांग को रद्द कर दिया कि जो हमने नेहरू रिपोर्ट्स में जो मांग करी थी और जो हमने भारत को डोमिनियन स्टेट्स की बात कही, इस डोमिनियन रिपोर्ट्स का मैंने आपको बात कही थी। सुभाष चंद्र बोस ने वस्तुतः विरोध भी किया था, गांधी जी ने उनको मना भी लिया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और उनके जो उस समय के जो युवा नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू उसमें स्वयं शामिल थे। तो वो चाहते थे कि पूर्ण स्वराज्य मिलना चाहिए। डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है, क्या औपनिवेशिक राज्य का दर्जा हमें नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में एक अधिवेशन बुलाया गया जब नेहरू रिपोर्ट की बातों को नहीं माना और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की है और यहीं पर पहली बार पूर्ण स्वराज्य भारत का लक्ष्य रखा गया। और इसी दिन 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और अध्यक्ष के रूप में जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। देखिएगा, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929। देखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट को एक साल पूर्ण
सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इकतीस 12/1929 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर सम्मेलन का आयोजन हुआ। और इस आयोजन में नेहरू रिपोर्ट, व डोमिनियन स्टेट्स की मांग को रद्द किया। और इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, पहली बार पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, पहली बार पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कब रखा गया? तो याद रखना, लाहौर अधिवेशन में रखा गया। 31 दिसंबर 1929 को यह अधिवेशन हुआ है। और इसी दिन 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य ये, अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया। नेहरू का भाषण हुआ। और इस भाषण में उन्होंने क्या कहा कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। मैं समाजवादी व गणतंत्रवादी हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान रखना इसका। ये केवल लाइन दे देंगे और कह देंगे ये कथन किसका है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। यही आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ये कथन किसका है, ये भाषण किसका है। तो ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर को मध्य रात्रि में।
आगे बात समझ में क्लियर है? 31 दिसंबर को, कब? 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई लाहौर अधिवेशन में। और जब उन्होंने भाषण दिया नेहरू ने, तो उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। आगे बात समझे। 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस की कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि हर वर्ष, प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाए जाएंगे और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ध्यान रखना, ये बात, ये डिसीजन कब हुआ है? 2 जनवरी को। तिरंगा झंडा पहली बार कब? 31 दिसंबर को। नेहरू का भाषण का ये बात रखना, पूर्ण स्वराज्य की लक्ष्य का मांग कौन से अधिवेशन के दौरान? लाहौर अधिवेशन में रखा गया 1929 में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद में 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस की कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, दो 1/1930 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? देखिएगा। नंबर 1 कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और नंबर 2 कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये 2 चीज। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनना। इसी लाहौर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। जिस सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात पहली बार असहयोग आंदोलन के दौरान कही गई। आई बात समझ में? क्लियर है ना? पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात असहयोग आंदोलन के दौरान कही गई थी। उसी असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की बात कही गई। कब? लाहौर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में, जो कि कब हुआ है? 31 दिसंबर 1929 को।
अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखना, गांधी ने केवल और केवल कांग्रेस के एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, मैं आपको बता चुका, बेलगांव अधिवेशन की। कौन से की? बेलगांव अधिवेशन की। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और यहीं पर जब ये बात हो गई कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना है, तो गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे रखी। और ये समस्त मांगे गांधी जी के द्वारा संचालित यंग इंडिया नामक साप्ताहिक समाचार पत्र में जो है पहली बार प्रकाशित की गई। ध्यान रखना कि ये यंग इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र गांधी जी ने 1919 में प्रारंभ किया था और ये लगभग 12 वर्ष तक इसका प्रकाशन लगातार अनवरत रूप से करते रहे। 1931 तक इसका प्रकाशन चलता रहा। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा कि इसी लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनती है आपकी, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो गई ना ये बात? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार लाहौर अधिवेशन के दौरान दिया गया। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन के दौरान रखा गया। और एक चीज और ध्यान रखना कि इसीलिए 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, ये बात भी आप लोग याद रखना कि आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 है बेटा। क्या है? 26 जनवरी 1930 है। ये लॉजिकल बात है, आपको समझने की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो, पृष्ठभूमि की यदि बात करें तो लाहौर अधिवेशन के दौरान यह आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन
एक पूरी कड़ी के रूप में पढ़ रहे हैं। मैं कोई भी चीज बीच में नहीं छोड़ना चाह रहा हूं, जो कि अब वापस बताने की जरूरत है क्या। दिसंबर 1929 में इस आंदोलन को प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया की बात कही गई। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। अब यहीं से गांधी जी ने वायसराय इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे रखी। क्या थी ये 11 सूत्री मांगे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। गांधी जी ने इरविन के सम्मुख, इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी। जिसका प्रकाशन अपने साप्ताहिक समाचार पत्र यंग इंडिया में किया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखना। ध्यान रखना कि यंग इंडिया का प्रकाशन गांधी ने 1919 से 1931 तक लगातार किया। ठीक है, आगे बात समझिए। क्या थी ये 11 सूत्रीय मांगे गांधी जी की। सुनो, गांधी जी ने कहा कि सैन्य खर्च और जो आप प्रशासनिक खर्च कर रहे हैं, इस प्रशासनिक खर्चों में 50% की कटौती होनी चाहिए। अब तक आपने जितने भी राजनीतिक कैदियों को गिरफ्तार किया है, उन राजनीतिक कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। नंबर 3, उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों को अंग्रेजों से बहुत डर है, तुम निकम्मे हो, तुम जब चाहे गोली मार देते हो, तो इसलिए भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा तुम भारतीय लोगों को, भारतीय युवा वर्ग को खराब कर रहे हो, दारू बेचते हो, नशीली दवाएं बेचते हो, तो इन समस्त चीजों के ऊपर क्या लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। और रोक भी नहीं, पूर्ण रूपेण शराब को बंद करना है। नशीली दवाएं जितनी भी आप बेच रहे हो, भारतीय युवा वर्ग को आप जो खोखला कर रहे हो, इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। भारतीय रुपये का विनिमय जो दर है वो 1 शिलिंग या 4 पेंस के बराबर होना चाहिए। हमारा भारतीय रुपया तो बिल्कुल कमजोर है, तुम्हारी लंदन की मुद्रा और बहुत ज्यादा है, तुम तो मर जाते हैं खरीदने में। और फिर अगली बात कि आप जो लगान वसूली कर रहे हो, इस लगान वसूली में 50% की कटौती होनी चाहिए। अरे नमक बनाने के ऊपर भी तुमने जो है टैक्स लगा रखा है, नमक कर समाप्त होना चाहिए। और उस पर जो आपने सरकारी जो अधिकार कर रखा है, इस सरकारी अधिकार को भी क्या किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए।
इसके अलावा तटीय यातायात रक्षा विधेयक पारित होना चाहिए। हमारे भारतीय जो गाड़ियां होती है, वाहन होती है, उनको लूट लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। हम कोई पार्सल भेजते हैं, कोई डाक भेजते हैं, तो उसके ऊपर भी सरप्लस अत्यधिक चार्ज लगा दिए जाते हैं। तो डाक आरक्षण विधेयक भी पारित किया जाए। आप सीआईडी की बात करते हो, सीआईडी के ऊपर सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीयों के जितने भी मामले आते हैं उसके ऊपर सरकारी नियंत्रण स्थापित होने के कारण वो अपनी जो है तटस्थता के साथ में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाते थे। आगे बात समझ। रक्षात्मक शुल्क लगाए जाने चाहिए। विदेशी वस्त्र के आयात को बंद करो। विदेशी वस्त्र के आयात को क्या किया जाना चाहिए? बंद किया जाना चाहिए। ये 11 मांगे हमारी है, ठीक है ना? कितनी मांगे? 11 मांगे। और इन मांगों को पूरा करने के लिए गांधी जी ने एक बार फिर जैसे नेहरू रिपोर्ट में समय दिया, वैसे समय दे दिया इरविन को। कहा कि 31 जनवरी 1930 तक ये हमारी सारी की सारी मांगे क्या है, मान लेनी चाहिए। तो इरविन ने कहा, अच्छा हलवा है क्या? है क्या चाहिए गांधी? हलवा है ये, ऐसे ही दे दूं तेरे को मांगे? नहीं माना। नहीं माना तो गांधी ने कहा कि इरविन, मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिले। मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिले थे। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई, अब तुम्हारी खैर नहीं। फरवरी 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। गांधी जी ने कहा, मैं तैयार हूं। गांधी जी ने क्या कहा? मैं तैयार हूं। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। नमक, या जिसे हम दांडी आंदोलन कहते हैं। गांधी जी जब अपने साबरमती आश्रम से इस सत्याग्रह को प्रारंभ करते हैं तो उन्होंने एक प्रण लिया कि जब तक मैं मेरे संपूर्ण प्यारे भारत देश को पूर्ण स्वराज्य नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं कभी भी आज के बाद इस साबरमती आश्रम में वापस कदम नहीं रखूंगा। तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट किया। अपने साबरमती आश्रम से अपने कुल 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी, जो कि नवसारी जिले या नवसारी वर्तमान में जिसे बोलते हैं, इस नवसारी तक की यात्रा की। इसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। लगभग 24 दिन की यात्रा करने के बाद में 358 किलोमीटर की यात्रा की गांधी जी ने। आप सोचो कि यदि 358 किलोमीटर में 24 का भाग दोगे तो कितना आएगा? है लगभग 15 किलोमीटर रोज चलते थे गांधी जी, धमाधम, ठीक है ना? तो ध्यान देना कि 24 दिनों में लगभग 358 किलोमीटर की यात्रा की गई। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पर पहुंचते हैं और यहीं से दांडी पहुंचने के बाद में बापू अपने हाथ में नमक उठाते हैं और नमक उठा करके इस नमक आंदोलन, माफ कीजिएगा, कि नमक के ऊपर जो कर लगा रखा था, नमक कानून जो बना रखा था, इस नमक कानून को उन्होंने तोड़ करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। किस प्रकार से क्या क्या चीजें हुई, ध्यान रखना। एक विशेष बात कि सुभाष चंद्र बोस ने इस गांधी जी की इस दांडी यात्रा को नेपोलियन की एल्बा से पेरिस अभियान की तुलना की थी, ठीक है? नेपोलियन की भांति इस दांडी यात्रा को उन्होंने क्या है, महान यात्रा बताया। खैर, तो ध्यान रखना, गांधी जी ने इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी।
कितनी 11 सूत्रीय मांगे रखी। और इन 11 सूत्रीय मांगों को कहां पर प्रकाशित करवाया गया था, ध्यान रखना, यंग इंडिया नामक अपने साप्ताहिक समाचार पत्र में इसका इन्होंने प्रकाशन करवाया। ठीक है। और जब नहीं मानी गई तो उन्होंने कहा कि मैंने रोटी मांगी थी और मुझे क्या मिला, पत्थर मिला। तो क्या मांगे थी? गांधी जी की 11 मांगे। नंबर 1, सैन्य खर्च व प्रशासनिक खर्च में 50% कमी की जाए। या कमी के बजाय मैं शब्द कटौती लिखूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। नंबर 2, लगान में 50% कमी की जानी चाहिए, कमी की जाए। नंबर 3, पूर्ण शराबबंदी व नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। नंबर 4, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। नंबर 5, भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने की अनुमति। नंबर 6, नमक कर समाप्त हो और साथ ही साथ नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त हो। नंबर 7, रुपये का विनिमय दर 1 शिलिंग व 4 पेंस के बराबर हो।
नंबर 8, तटीय यातायात रक्षा। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाना चाहिए। नंबर 9, सीआईडी पर सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए। सीआईडी पर सार्वजनिक नियंत्रण। नंबर 10, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं। और साथ ही साथ विदेशी आयात को नियंत्रित किया जाए। विदेशी वस्त्र के आयात को नियंत्रित किया जाना चाहिए। और डाक आरक्षण नंबर 11, डाक आरक्षण विधेयक पास किया जाए। गांधी जी ने इन 11 मांगों को 11 मांगों को मानने हेतु 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया। इरविन ने मांगे नहीं मानी तो गांधी जी ने पत्र लिखा, किसको? इरविन को। और पत्र लिख करके कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। गांधी जी ने इरविन को पत्र लिखा, क्या कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिले। इरविन, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। और इसी उपलक्ष्य में
गांधी जी ने क्या करेंगे, दांडी मार्च करेंगे, और इस दांडी मार्च की बात करेंगे हम कल अगली क्लास में, क्योंकि हमारी भी समय की घड़ियां क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।